स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। और इस शो में हम आगे आपको बताएंगे कि आज ग्लोबल मार्केट से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं। इसके अलावा एशियाई बाजारों की शुरुआत कैसी हो रही है, खबरों के दम पर एक्शन कहां दिखेगा, नतीजे कौन कौन से आए हैं कल बाजार बंद होने के बाद, साथ ही कमोडिटी मार्केट का एक्शन और ब्रोकरेज हाउस के रडार पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं, इन तमाम बातों पर आगे हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले चलिए शुरुआत कर लेते हैं एशियाई बाजारों से। और आज काफी अच्छी शुरुआत होते हुए दिखाई दे रही है। एक्सजेएक्स निफ्टी इस वक्त पॉजिटिव है और बाकी इंडाइसेस भी देखेंगे तो यहाँ पर भी जापान के बाजार 144 अंकों की तेजी यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। वहीं हांगकांग, कॉस्पी और शंघाई के बाजार देखेंगे तो यहाँ पर हल्की कमजोरी है और लाल निशान में शुरुआत होते हुए नजर आ रही है। हांगकांग के बाजार देखेंगे तो वहाँ पर करीब 264 अंकों की गिरावट है और चीन के बाजार भी 6 अंकों की मामूली गिरावट के साथ सपाटी कारोबार कर रहे हैं। लेकिन एक्सजेएक्स निफ्टी इस वक्त पॉजिटिव साइंस दिखा रहा है। हरे निशान में 17,780 के ऊपर के लेवल्स यहां पर देखने को मिल रहे हैं एक्सजेएक्स निफ्टी के। लेकिन अब बाकी ग्लोबल मार्केट्स को देखें तो यहाँ पर भी जो सेंटिमेंट है वो ठीक ठाक ही है। अब एक के बाद एक हम लगातार जो नतीजों की बात कर रहे हैं उसी पर बाजार रिएक्ट कर रहा है। लेकिन अब आने वाले समय में फेड की पॉलिसी है, सेंट्रल बैंकों की बैठक अगले हफ्ते होने वाली है, ईसीबी की बैठक होने वाली है, तो ये तमाम जो इवेंट्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे और इस पर अब बाजार की नज़र बनी हुई है। और उसके पहले हम देख रहे हैं कि एक रेंज में ग्लोबल मार्केट्स भी कारोबार कर रहे हैं। अगर अमेरिकी बाजारों की बात करें तो वहां पर भी दिन भर दायरे में ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। जो क्लोजिंग हुई वो काफी मिलीजुली देखने को मिली। डाउ जोन्स हल्के हरे निशान में बंद हुआ, S&P 500 भी हरे निशान में बंद हुआ, लेकिन नैस्डैक हल्की गिरावट के साथ बंद हुआ। लेकिन निचले स्तरों से वहां पर भी कल एक रिकवरी देखने को मिली। वहां पर भी एक के बाद एक नतीजे आ रहे हैं और काफी अहम नतीजे आने वाले हैं इस हफ्ते भी, जिस पर की हमारी नजर रहेगी। कल फर्स्ट रिपब्लिक बैंक के आंकड़े आए और कमजोर नतीजे थे। उसके बाद शेयर में 20% की गिरावट हमने देखने को मिली। वहां पर जो डिपॉजिट्स थे वहां पर 40% टूटे, इस वजह से हमने शेयर में भारी गिरावट देखी। इसके अलावा मैकडॉनल्ड्स और पेप्सिको के भी नतीजे आ जाएंगे। यूपीएस, 3M, वेरिजॉन जैसी कंपनियां भी अपने नतीजे जारी करेंगे। इसके अलावा इस हफ्ते बड़े टेक कंपनियों के भी नंबर्स आएंगे। अल्फाबेट, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, मेटा जैसी कंपनियों के भी नतीजे आएंगे, तो इस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। और साथ ही साथ इकोनॉमिक डेटा की बात करें तो न्यू होम सेल्स के आंकड़े और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के कुछ डेटा भी निकल कर आएंगे, तो इसको भी काफ़ी क्लोजली वॉच किया जाएगा वहाँ के सेंटिमेंट्स को समझने के लिए। तो नतीजे फोकस में रहेंगे और अब एक के बाद एक जो इकोनॉमिक आंकड़े आ रहे हैं उस पर भी हमारी नज़र रहेगी। यूरोप के बाजारों से देखें तो वहाँ पर भी संकेत मिले जुले ही थे। नतीजे आए उधर तो हमने देखा कि अच्छे नतीजों के बाद फिलिप्स का शेयर 14% चला। वहीं क्रेडिट स्विस के भी नंबर्स आए और करीब 160 साल का जो इतिहास रहा है उसमें हमने देखा कि क्रेडिट स्विस अब आखिरी बार अपने नतीजे घोषित करेगा, क्योंकि अब टेक ओवर हो चुका है यूबीएस की तरफ से और अब यूबीएस के भी नंबर्स आने वाले हैं, तो वहां पर किस तरह के बयान आते हैं उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। इसके अलावा ईसीबी की तरफ से भी कुछ बयान निकल कर आ रहे हैं। ईसीबी के ऑफिशियल्स की तरफ से अगले हफ्ते वहां पर भी बैठक है और वो कहीं ना कहीं अब इंडिकेट कर रहे हैं कि ब्याज दरों में जो बढ़त का दौर है वो जारी रहेगा जब तक महंगाई कंट्रोल में नहीं आ जाती। हाँ, क्वांटम थोड़ा कम रहेगा, नंबर्स ऑफ हाइक कम रह सकती हैं, लेकिन जो बढ़त का दौर है वो अभी होल्ड नहीं करेंगे, वो आगे भी जारी रहेगा। और इसी तरीके के कुछ बयान फेड ऑफिशियल्स की तरफ से भी आ रहे हैं कि अभी महंगाई की जो समस्या है वो कम नहीं हुई है और आगे ब्याज दरों में बढ़त जारी रहेगी। तो इस तरह के जो सेंटिमेंट्स बन रहे हैं ओवरऑल बाजार में, उसका असर हम देख रहे हैं बॉन्ड मार्केट, कमोडिटी मार्केट में भी देखने को मिल रहा है। बॉन्ड यील्ड्स उसके पहले हमने देखा कि हल्के दायरे में 3.5% के नीचे कारोबार कर रहे थे। डॉलर इंडेक्स में भी सपाट क्लोजिंग ही देखने को मिली। सोना दायरे में कारोबार कर रहा है, हालांकि कल हमने हल्की रिकवरी वहां पर देखी और इस बीच चीन में जो डिमांड में सुधार हो रहा है उसके चलते हमने देखा कि कच्चे तेल में भी हल्की रिकवरी थी। लेकिन ओवरऑल बॉन्ड मार्केट और कमोडिटी मार्केट का भी एक ट्रेडिंग देखेंगे तो एक रेंज में ही ये सभी कारोबार कर रहे हैं। तो ये कुछ क्यूज मिल रहे हैं इस वक्त ग्लोबल मार्केट से और अब आने वाले समय में जो एक के बाद एक सेंट्रल बैंकों की बैठक होगी अब उस पर हमारी नजर बनी हुई है।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हुई ग्लोबल मार्केट की, लेकिन अब एक बार एफआईआईज और डीआईएस के आंकड़े समझेंगे, उसके बाद हम देखते हैं कि भारतीय बाजारों में आज क्या करके चले। और कैश मार्केट की बात करें तो एफआईआईज ने 412 करोड़ की बिकवाली की है। डीआईएस की तरफ से खरीदारी हुई है 1177 करोड़ की। इंडेक्स फ्यूचर में 1113 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा है विदेशी निवेशकों का। और इंडेक्स ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर 11,700 से ज्यादा की बिकवाली का आंकड़ा है एफआईआईज की तरफ से। तो यहाँ से भी क्यूज ठीक ठाक ही मिल रहे हैं। तो इन तमाम क्यूज को देखते हुए, एशियाई बाजारों की चाल को देखते हुए आज क्या करें भारतीय बाजारों में, क्योंकि कल तो हमने देखा कि शानदार तेजी थी। बाजार बंद होते होते बैंक निफ्टी की तरफ से तो शानदार सपोर्ट था, 500 अंकों से ज्यादा की तेजी वहां पर दिखी। और उसके चलते निफ्टी में भी अच्छी तेजी आई, करीब 100 अंकों से ज्यादा की तेजी निफ्टी में थी। और सेंसेक्स ने भी क्लोजिंग जो दी वो 60,000 के ऊपर की क्लोजिंग सेंसेक्स में भी देखने को मिली। तो कल का मोमेंटम काफी स्ट्रांग था आखिरी कुछ घंटे। अब वो आज भी रैली जारी रह सकती है या नहीं, ये समझ लेते हैं। और हमारे साथ अब बात करने के लिए नितिलेश पावस्कर जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। नितिलेश, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। आज क्या करें भारतीय बाजारों में, कल की जो रैली है वो क्या आज भी कंटिन्यू रह सकती है या फिर अभी थोड़ा कॉशियस हो जाना चाहिए, क्योंकि इस सीरीज की एक्सपायरी भी होने वाली है इसी हफ्ते। तो क्या करें भारतीय बाजारों में आज? गुड मॉर्निंग मैम। पहले तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि मुझे ये रैली है थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है इतने साल के एक्सपीरियंस से, क्योंकि यहाँ पे फ्रेश बायर्स को ऐड किया जा रहा है और मुझे लग रहा है कि जब तक मार्केट 17,650 के ऊपर है तब तक बुल्स अपनी पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं। लेकिन गलती से अगर 17,650 के नीचे क्लोजिंग आता है तो मुझे लग रहा है कि 16,800 से लेकर 16,500 जो लो है वो एक बार हम लोग जरूर टेस्ट करेंगे। तो ऊपर में हमें फ्रेश पोजीशंस नहीं बनानी है, जो भी कुछ लॉन्ग्स होंगे वो इंट्राडे में पोजीशंस को कट करना पड़ेगा। अप्रैल में जनरली हम लोगों ने देखा है अप्रैल 28 से लेके मई का पहला वीक में एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिलता है और मुझे लग रहा है कि वो करेक्शन अभी चालू होगा, मे बी आज से होगा या फिर कल से होगा, वो देखने की बात होगी। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम लोग देखेंगे तो कुछ स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म करे तो वहां पे आप ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड कर सकते हो। लेकिन इंडेक्स के ऊपर मैं एक चीज कहना चाहूंगा, 17,650 एक लक्ष्मण रेखा की तरह देखे, इसके नीचे जाता है तो अपनी लॉन्ग को कट कर लेना और शॉर्ट में पोजीशंस क्रिएट कर लेना। तो ये लेवल बाइंग का नहीं है, यहाँ पे अपनी पोजीशंस को बुक करें। ओके, तो बाइंग का लेवल नहीं है, क्योंकि जैसा कि नितिलेश बता रहे थे कि पिछले काफी समय का ट्रेंड है, जो कि अभी नितिलेश ने हाईलाइट भी किया कि ये जो पीरियड है इस दौरान अक्सर बाजार में करेक्शन देखने को मिलता है। तो उस एक्सपीरियंस के हिसाब से अभी फिलहाल फ्रेश लॉन्ग पोजीशन ना लेके चले, थोड़ा करेक्शन यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स जो है इस वक्त वो 17,650 से 17,000 और ऊपर की तरफ 17,800 एक अहम रेजिस्टेंस लेवल इस वक्त बाजार के लिए नजर आ रहा है। नितिलेश, इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या अपना के चले? मैम स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम लोग बात करेंगे तो टाटा मोटर्स में हम लोग बिकवाली प्लान करेंगे, 475 के नीचे हम लोग शॉर्ट क्रिएट करेंगे, 480-82 का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस रखेंगे। नीचे में जो टारगेट प्लान करेंगे वो पहला टारगेट होगा 450 के आसपास का और दूसरा हम लोग टारगेट प्लान करेंगे 440 का। और मुझे लग रहा है कि टाटा मोटर्स में जो नीचे गैप पेंडिंग है उसको गैप फिल करेगा और एक सेलिंग का प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है। मारुति, टीवीएस मोटर इसमें एक करेक्शन देखने को मिला है, तो टाटा मोटर्स के भी एक अभी थोड़ा सा करेक्शन पेंडिंग है, वो करेक्शन हो सकता है। ओके, ठीक है। तो टाटा मोटर्स में भी एक करेक्शन देखने को मिल सकता है कल की तेजी के बाद और 460-450 के लेवल्स यहां पर देखने को मिल सकते हैं। टाटा मोटर्स में स्टॉप लॉस होगा 480 का। नितिलेश बाबर, चलिए अब आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं नतीजों की और खबरों वाले शेयर्स की, क्योंकि एक के बाद एक नतीजे आ रहे हैं और हम थोड़ा पीक सीजन पे पहुंच चुके हैं। अब काफी इंपॉर्टेंट कंपनियों के नतीजे इस बीच आ रहे हैं और कल बाजार बंद होने के बाद कौन कौन से नंबर्स आए एक बार ये समझ लेते हैं। और शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी डिटेल्स के साथ। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए आज कौन कौन से नंबर्स पर नजर रहेगी? गुड मॉर्निंग पूजा। तो ओवरऑल जो है ऑफ कोर्स आप मिड कैप स्पेस में अर्निंग्स जो थी कल मार्केट आवर्स के बाद देखने मिली थी और पर्सिस्टेंट सिस्टम्स सबसे पहले फोकस में रहेगा और लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं और जो था एस्टिमेट्स के ऑलमोस्ट इक्वल आए हैं। पैट में लगभग 6% का उछाल देखने मिला है। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स की थोड़ी मिक्स सेट ऑफ नंबर्स ज़रूर देखने मिले हैं। टॉप लाइन में ज़रूर एक ग्रोथ आया 17% का, लेकिन अगर बात करें तो कंपनी जो है
मुनाफे से घाटे में गई है, क्योंकि जो ऑपरेशनल एक्सपेंस है उसमें जो है अभी भी दबाव देखने मिल रहा है। आईएफएल सिक्योरिटीज़ की नंबर्स आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ले लीजिए या सीक्वेंशियल बेसिस पे ले लीजिए, दोनों में एक अच्छी स्ट्रेंथ देखने मिली है। तो आगे जाते हुए मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री रहती है रिटेल बिजनेस पे, वो एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर रहेगा। आईएफएल सिक्योरिटीज़ का टाटा टेली सर्विसेज मुंबई के नंबर्स देखे जाए तो सीक्वेंशियली वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं। आप उनके टॉप लाइन ले लीजिए या बॉटम लाइन नंबर्स ले लीजिए। सेंचुरी टेक्सटाइल्स, यहाँ पे मिक्स सेट ऑफ नंबर्स देखने मिली हैं। उनकी जो टेक्सटाइल्स बिजनेस है वहाँ पे ज़रूर जो Q3 और जो Q4 का इम्पैक्ट देखने मिला था कंज्यूमर डिमांड पे और प्राइसिंग पे, तो उसके कारण जो है आप कह सकते हैं मिक्स सेट ऑफ नंबर्स आए, क्योंकि रियल एस्टेट बिजनेस जो है वहाँ पे अच्छी स्ट्रेंथ ज़रूर अभी भी दिख रही है। तो ये तो थे आपके रिजल्ट स्पेसिफिक जो है न्यूज़ फ्लो जिस पे आपकी फोकस रहनी चाहिए, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स भी हैं। और आईपीओ में मैनकाइंड फार्मा का जो है आईपीओ का सब्सक्रिप्शन आज से खुल रहा है, और कल जो था एंकर अलॉटमेंट हुई थी, लगभग आप कह सकते हैं 1 करोड़ शेयर्स हुई थी। 77 एंकर इन्वेस्टर्स को 1080 रुपीज़ पर शेयर, लेकिन कुछ दिग्गज इन्वेस्टर्स आए हैं, कैनेडियन पेंशन फंड, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, आईसीआईसीआई प्रू म्यूचुअल फंड, तो ऐसे दिग्गज प्लेयर्स जो हैं इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। लेकिन अब बात करेंगे खबरों वाले शेयर्स पे जो फोकस में रहेंगे। यानी यहाँ पे इंडसइंड बैंक की कॉन्फ्रेंस कॉल हुई है, मैनेजमेंट टारगेट कर रही है 18 से 23% तक का लोन ग्रोथ FY24 में, और जो रिटर्न ऑन एसेट्स का जो टारगेट है वो लगभग 1.9 से लेकर 2.2% तक है। और जो यूज सीवी और अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट है यहाँ पे तेजी देखने मिल सकती है। पूना वाला फिनकॉर्प के बारे में बात करें तो क्रिसिल ने अपग्रेड कर दिया लॉन्ग टर्म डेट रेटिंग्स को और उसको AAA रेटिंग पे कर दिया है। अब इसके कारण क्या होता है, जिनके कॉस्ट ऑफ बोरोइंग होती है वो सस्ती पड़ जाती है, तो एक टाइप से बेनिफिट है स्टॉक के लिए। सीजे कंज्यूमर भी बात करें तो शांतनु खौसला ने जो है एमडी पद से रिज़ाइन कर दिए हैं, अब वो वाइस चेयरमैन बन गए हैं 30 अप्रैल 2024 तक। और प्रोमित घोष जो है नए एमडी सीईओ बैंक बनने वाले हैं। अब याद रखिए कि बड़े इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं और टेमासिक में भी इन्होंने लीडरशिप रोल्स पे काम किया है, तो इम्पोर्टेंट मैनेजमेंट चेंजेस सीजी कंज्यूमर में देखने मिल रही है। इप्का लैब्स में जो है बोर्ड ने अप्रूवल दे दी है लगभग 34% स्टेक यूनिकेम लैब्स में एक्वायर करने का। अब एक प्रमोटर से ये खरीदारी होने वाली है। प्राइस रखा है 440 रुपीज़ पर शेयर, यानी कि आप कह सकते हैं 3% प्रीमियम पे 1000 रुपये का डील होगा और एक ओपन ऑफर भी ट्रिगर होगा। औरोबिंदो फार्मा के प्रमोटर्स ने प्लेज कर लिया लगभग 39 लाख शेयर्स। और अगर महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे देखेंगे कि उनको जो है रेसिडेंशियल सोसाइटी की डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट मिला है मुंबई में, और इसका जो रेवेन्यू पोटेंशियल है वो 850 करोड़ का है। ऑयल इंडिया की नुमालीगढ़ रिफाइनरी जो है अपनी ऑपरेशन शुरू करने वाली है 10 मई से, तो इसको भी ज़रूर फोकस में रखिएगा। LTTS में LIC ने अपना स्टेक 5% से ऊपर बढ़ाया। और आखिर में जो है वेल्सपन इंडिया फोकस में रहेगा, जहाँ पे वो बाईबैक कंसिडर करेंगे अप्रैल 27 के मीटिंग को। और एक चीज़ और है कि कल रात मैक्रोटेक के जो डेवलपर्स के कॉन कॉल हुए थे वहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो जॉइंट डेवलपमेंट मिक्स होती है वो बढ़ा के 40% करेंगे। एबिडा मार्जिन 30% का टारगेट है और प्राइसिंग में भी 5 से 6% का बढ़त देखने वाला है आगे जाते हुए। बिल्कुल। तो ये कुछ अहम खबरें आई हैं जिस पर कि हमारी नज़र रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो अहम नतीजों की बात करें तो परसिस्टेंट के नंबर्स आए हैं। इसके अलावा टाटा टेली सर्विसेज, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स जैसे कंपनियों ने अपने नतीजे घोषित किए। तो आज नतीजों के दम पर देखेंगे तो काफ़ी सारी मिड कैप कंपनियां फोकस में हैं आज। और इसके अलावा आज के अहम ट्रिगर में मैनकाइंड फार्मा का IPO आज से खुलेगा, तो इस पर भी हमारी नज़र रहेगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और इस बीच एक और इम्पॉर्टेंट खबर निकल कर आ रही है। ET नाउ स्वदेश को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि JSW ग्रुप MG मोटर इंडिया में हिस्सेदारी लेने के लिए बातचीत कर रहा है। ये हमें सूत्रों के हवाले से खबर मिली है। इस पर और ज़्यादा डिटेल ले लेते हैं और हमारे सीनियर एडिटर अजय शर्मा इस खबर को लेकर और जानकारी दे रहे हैं। आइए आपको सुनवा देते हैं। जी हाँ, हमारे सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि JSW ग्रुप लेवल पे ये बातचीत कर रहे हैं MG मोटर इंडिया में एक स्टेक पिकअप करने के लिए। हमारे सोर्सेज हमें ये कह रहे हैं कि करीब 25%, जस्ट अंडर 25% स्टेक लेने में इंटरेस्टेड हैं। MG मोटर इंडिया का जो इस समय वैल्यूएशन है वो करीब $3 बिलियन के आसपास किया जा रहा है। इनफैक्ट JSW ग्रुप सिर्फ MG मोटर इंडिया ही नहीं, BYD इंडिया से भी बात कर रहे हैं किसी तरह के बिजनेस अरेंजमेंट की, लेकिन कंपैरेटिवली MG मोटर इंडिया से मच मोर एडवांस स्टेजेस में बातचीत चल रही है स्टेक की। और अगर आप देखिए तो इस ट्रांजैक्शन से वो
ईवी टेक्नोलॉजी को एक्सेस करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये बात अनाउंस की हुई है कि ईवी में बहुत स्केल अप करना चाहता है जेएसडब्ल्यू ग्रुप, बहुत कीन है वो, और इस वाले ट्रांजैक्शन से उनको ईवी के अंदर एक फुटहोल्ड मिलेगा। और हम देख रहे हैं कि एमजी मोटर इंडिया की जो ईवी व्हीकल्स और मॉडल्स हैं वो काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, उनके पास काफी एडवांस टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, वो भी काफी एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो ये जो पैसा रेज करेंगे वो उस एक्सपेंशन में यूज करेंगे। और हमने एमजी मोटर इंडिया के एमडी को भी मैसेजेस डाले, उन रिस्पांस नहीं मिला हमें, लेकिन जेएसडब्ल्यू ग्रुप ने डिक्लाइन टू कमेंट रिस्पांस दिया है इस हमारी खबर पे। और हमारे सोर्सेज हमें ये बता रहे हैं कि 1 से 2 महीने के अंदर ये ट्रांजैक्शन होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अजय, ये सारी जानकारी देने के लिए। तो 1 से 2 महीने में ये डील होने की संभावना है और जेएसडब्ल्यू ग्रुप अब ईवी स्पेस में एंट्री लेने जा रही है और काफ़ी सारे यहाँ पर आगे भी डील कुछ सुनने में आ सकती है। तो फिलहाल ये एक्सक्लूसिव जानकारी है, एमजी मोटर की तरफ से तो ऐसा कुछ बयान नहीं आया है, लेकिन कुछ जानकारी मिली है हमें कि 1 से 2 महीने में हो सकता है ये डील पूरी होते हुए दिखाई दिए। तो इस पूरे स्पेस पर, इस खबर पर हमारी आगे भी नज़र बनी रहेगी। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंडसइंड बैंक की। कल कंपनी के नतीजा है, उसके बाद उनकी कॉन कॉल भी हुई और वहां से भी कुछ डिटेल्स यहां पर निकल कर आई है। इंडसइंड बैंक म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस और ब्रोकिंग के कारोबार में उतरने की तैयारी कर रही है। ये ईटी नाउ स्वदेश के सूत्रों के हवाले से एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि बैंक जल्द ही आरबीआई, इरडाई और अन्य रेगुलेटर्स के पास लाइसेंस के लिए अर्जी भी दे सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं अंकुर मिश्रा के पास। अंकुर, बताइए इंडसइंड बैंक से जुड़ी क्या डेवलपमेंट हो रहा है? जी हाँ, इंडसइंड बैंक सिर्फ बैंकिंग तक सीमित नहीं रहना चाहता है। हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक बैंक म्यूचुअल फंड बिजनेस, इंश्योरेंस बिजनेस, यहाँ तक कि ब्रोकिंग बिजनेस में भी जाना चाहता है। इन सारे बिजनेसेस के लिए आपको एक लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ता है, जो कि प्रक्रिया यहाँ पर बैंक थोड़े ही दिन में शुरू करेगा। हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक बैंक थोड़े ही दिनों में सबसे पहली एप्लीकेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में देगा और बाकी जो रेगुलेटर्स हैं जैसे सेबी है, IRDAI है, वहाँ पर भी धीरे धीरे एप्लीकेशन शुरू हो जाएंगी लाइसेंस को अप्लाई करने के लिए। बैंक का एक और मेगा प्लान है कि जो डिजिटल बैंक है उसको लॉन्च किया जाए, उसका नाम होगा इंडी। यहाँ पर बैंक आगे जाकर कोशिश ये करेगा कि ये जो सारे लाइसेंसेस अप्लाई कर रहा है, ये जो सारे नए बिजनेसेस में जाना चाहता है, वो इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को पूरी तरीके से यूटिलाइज करे इन सारे बिजनेसेस के लिए, क्योंकि बैंक का मानना है कि उसका जो करंट स्ट्रक्चर है वो इस रणनीति को सपोर्ट करेगा जो अलग अलग बिजनेसेस में वो वेंचर करना चाहता है। हालांकि ये पूरा जो नतीजा जैसा निकलता है एप्लीकेशन के बाद, किस तरीके से रेगुलेटर से अप्रूवल मिलता है, इसमें कुछ साल जरूर लग सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली इंडसइंड बैंक सिर्फ बैंकिंग नहीं करना चाहता, वो इसके अलावा भी बाकी बिजनेसेस में वेंचर करना चाहता है। ठीक है, तो अब नए बिजनेस में भी घुसने की तैयारी में है इंडसइंड की। अभी फिलहाल समय लग सकता है तमाम अप्रूवल्स मिलने में, लेकिन ये शुरुआती दौर पे बातचीत चल रही है, जो कि हमें जिसको लेकर एक एक्सक्लूसिव जानकारी हाथ लगी है। तो इंडसइंड बैंक पर आप नजर रखिए। अब आगे बढ़ेंगे और क्विकली रुक करते हैं ब्रोकरेज हाउसेस उनकी कौन कौन सी कंपनी पर रिपोर्ट्स आ रही हैं, ये समझ लेते हैं। और वामाक्षी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूरी डिटेल्स के साथ। वामाक्षी, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी बिल्कुल, इंडसइंड बैंक फोकस में रहेगा। हमने देखा कंपनी के चौथे तिमाही के नतीजों के बाद काफ़ी सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आए हैं। मैक्वायरी और डैम कैपिटल की तरफ से टारगेट प्राइस है 1510 प्रति शेयर का। मैक्वायरी ने आउट परफॉर्म की राय को बरकरार रखा है और डैम कैपिटल ने खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। जेपी मॉर्गन की तरफ से न्यूट्रल की राय आ रही है टारगेट प्राइस 1060 के साथ। तो लार्जली अगर हम देखें ब्रोकरेजेस पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। मैक्वायरी का कहना है कि FY23 को काफ़ी मजबूत एंड नज़र आया है इंडसइंड बैंक के लिए, अब वो सस्टेन हो सकता है। इनफैक्ट ग्रैन्युलर रिटेल ग्रोथ इंपॉर्टेंट है FY24 से 26 के प्लानिंग फेज के लिए। जेपी मॉर्गन का कहना है कि काफ़ी मजबूत ग्रोथ नज़र आई थी, मगर एसेट क्वालिटी में थोड़ी ब्लिप्स नज़र आ रहे हैं। कोर PPOP ग्रोथ लार्जली लोन ग्रोथ से ड्रिवन होंगे और इनफैक्ट उनका कहना है कि रिपोर्टेड NIM स्टेबल थे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर और स्लिपेजेस आगे चलते हुए मॉडरेट हो सकते हैं। डैम कैपिटल का कहना है कि बैंक अब उनके प्रोडक्ट प्रपोजिशन को सुधारने पर लगे हैं और इनफैक्ट वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं 20% अर्निंग्स ग्रोथ FY24 से लेकर FY25 तक लोअर क्रेडिट कॉस्ट के चलते। तो लार्जली अगर हम देखें सारे ही ब्रोकरेज पॉजिटिव नजर आ रहे हैं इंडसइंड बैंक पर।
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया वामाक्षी आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो इंडसइंड बैंक पर रिपोर्ट्स आई हैं काफ़ी सारी, और इसके अलावा भी अन्य रिपोर्ट्स हैं जो कि आज फोकस में रहेंगी। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कमोडिटी मार्केट की, वहां पर किस तरह का एक्शन एक्सपेक्टेड है ये समझ लेते हैं। एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की वंदना भारती हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। वंदना, थैंक यू सो मच समय देने के लिए अपना ET नाउ स्वदेश को। क्या करें गोल्ड और सिल्वर में, पहले तो उससे शुरुआत करिए। अब काफ़ी सारे सेंट्रल बैंकों की अब अगले हफ्ते बैठक होने वाली है, उसके पहले हम देख रहे हैं काफ़ी दायरे में कारोबार कर रहा है, तो ट्रेड किस तरीके से करें ये दोनों ही मेटल्स को? जी पूजा, गुड मॉर्निंग। काफी एम्बिग्यूटी है, कंफ्यूजन है मार्केट में। दोनों साइड का मूव यहाँ पे दिख रहा है। आज के दिन में थोड़ा सा यहाँ पे रिकवरी मार्केट को दिख रहा है, लेकिन एक चीज तो यहाँ पे लाइकली है कि एक 25 बेसिस पॉइंट का जो हाइक है वो एक्सपेक्टेड है मार्केट में। तो यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि एक बार डॉलर इंडेक्स में 102.8 का जो लेवल्स है वो यहाँ पे आ सकता है। तो इसकी वजह से गोल्ड और सिल्वर में थोड़ा सा यहाँ पे दबाव देखने को मिलेगा। एक टेक्निकल लेवल है 59,700, वो आए तभी यहाँ पे सेलिंग करना है। टारगेट 59,300 का रखना, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना है 59,900 का। मुझे लग रहा है कि ग्रेजुअली यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस थोड़े से नीचे आने चाहिए, क्योंकि रैली टायर्ड हो गई है और बिल्कुल ओवरबॉट जोन में है। ठीक है। तो अब यहाँ से एक बिकवाली का प्रेशर आ सकता है गोल्ड में, तो अब बिकवाली करके चलिए। गोल्ड के लेवल्स भी आपको बता दिए गए हैं, 59,300 के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं गोल्ड में। इसके अलावा कच्चे तेल में भी अपनी राय दीजिए, यहाँ पर किस तरह से ट्रेड लें? कच्चा तेल में काफी ज्यादा मूव आ रही थी अपसाइड की, लेकिन बाद में एक करेक्शन फेज में ये कमोडिटी आ गई है। आज के दिन में थोड़ा सा यहाँ पे उछाल देखने को मिल सकता है। 64.10 एक लेवल रहेगा, जहाँ पे 64.76 के करीब क्लोजिंग हुई है यहाँ पे। मेरे ख्याल से आज के दिन में 6500 तक के जो लेवल्स है वो यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। मेरी सलाह ये रहेगी कि करेक्शन पे यहाँ पे बाइंग करके चलना चाहिए। करीब 64.50, 64.40 के लेवल्स आते हैं, बाइंग करें। एक बार मुझे लग रहा है कि अपसाइड में 65.20 के लेवल्स आएंगे, तो स्टॉप लॉस इसके लिए लगाना होगा 64.20 का, और थोड़ा सा मार्जिनल बाइंग जो है वो इसमें रिटर्न आई है। ठीक है। तो ये है व्यू क्रूड पर। कॉपर पर भी क्विकली वंदना अपनी राय दीजिए। बेस मेटल्स में हम देख रहे हैं कि ये एक सेगमेंट है जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है और एनालिस्ट के रडार पर है, तो क्या करके चले? अब बिकवाली करना चाहिए कॉपर में? बिल्कुल सही कहा पूजा आपने, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी जो बातें हैं वो पॉजिटिव हुई हैं। प्रोडक्शन को लेके 15% यहाँ पे पेरू में यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ा है, और कुछ यहाँ पे इंपोर्ट्स जो है वो चाइना में कम हुए, तो ये बेयरिश इंडिकेशन है यहाँ पे कॉपर के लिए। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा, सेलिंग प्रेशर 755 अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट ये यहाँ पे आता है, तो सेलिंग करना चाहिए। 750 का टारगेट रखना चाहिए, स्टॉप लॉस 757 का लगाना होगा, और धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि प्राइसेस हो सकता है एक बार नीचे की तरफ 745 भी आए। ठीक है। तो ये है व्यू कॉपर पर। बिकवाली करने की राय 750 के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। कंडीशनल कॉल है, इस पर नजर रखिए। ऑलराइट वंदना, थैंक यू सो मच समय देने के लिए अपना, और हमारे साथ ये रणनीति भी शेयर करने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और ये तो कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताई, लेकिन इक्विटी मार्केट में और कहाँ मौके मिल रहे हैं ट्रेडिंग के लिहाज से, एक एक करके आपके सामने ये भी रखते हैं। एक्सिस सिक्योरिटीज ने टाटा कंज्यूमर में खरीदारी करने की राय दी है। कल भी स्टॉक में अच्छा एक्शन था। 755 के लेवल्स के लिए आप यहाँ पर नजर रखिए। 718 का होगा स्टॉप लॉस, और LNT में भी खरीदारी के मौके हैं। 2270 का होगा टारगेट, स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 2195 का। प्रभुदास लीलाधर की तरफ से जो कॉल्स हमें मिल रही है उसमें पहला है LNT फाइनेंस, यहाँ पर खरीदारी करने की राय ये दे रहे हैं। 96 का लेवल देख रहे हैं LNT फाइनेंस में, स्टॉप लॉस होगा 87 का। और वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट में भी खरीदारी का व्यू है इनका, 755 का होगा लक्ष्य, और स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 710 का। तो ये कुछ ट्रेडिंग कॉल्स हैं। सुबह हमने नीलेश से बात की थी, वो टाटा मोटर्स में बिकवाली की राय दे रहे थे, और बाकी जो कॉल्स आ रही हैं वो सभी की सभी खरीदारी की तरफ हैं, तो इस पर आप नजर रखिए। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।